ऑनलाइन क्लास की ये डिसीज़ जो है GIT एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज़, जो अभी तक अपन लोगों ने ये लास्ट है, मतलब 16 ऑनलाइन डिसीजेज GIT की अपन लोगों ने पढ़ी है, उसमें ये लास्ट डिसीज़ है। अभी कोर्स अपना बचा हुआ है, उसका बाद में लेंगे, पर अभी आज ये डिसीज़ के हिसाब से ये लास्ट डिसीज़ है, GIT एंजाइम डिसीज़। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है, उस ट्रैक्ट के अंदर जो एंजाइम्स रहते हैं, ये तो सबको मालूम है कि डाइजेशन होने के लिए, डाइजेशन का मीनिंग ये है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन होना, और कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म रहता है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। विदाउट एंजाइम कभी भी डाइजेशन नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए जब GIT के जो एंजाइम्स है उनमें यदि किसी कारण से डेफिशिएंसी हो जाए, तब उसके कारण भी नेचुरल है कि डाइजेशन ही नहीं होगा, तो माल एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा। इसलिए माल एब्जॉर्प्शन का के अंदर जो एक कॉज है कि डाइजेशन न होना, और उस डाइजेशन न होने का मेन जो कारण है एंजाइम डेफिशिएंसी, वो वाली डिसीज आज अपन दे रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो कि माल एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कि अब यहाँ पर लिखा ही है कि एज वी नो एंजाइम्स आर नेसेसरी टू डाइजेस्ट फूड, व्हेन एंजाइम्स आर डेफिशिएंट due to any reason, digestion and absorption of nutrients are affected. Digestion is affected, so that absorption of that nutrient is not possible. अब ये जो GIT, ये तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया मैंने कि अब ये जो माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है GIT एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण, तो उसमें क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट तो है कि इंटेस्टाइनल जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स है उनकी कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनमें फर्स्ट डेफिशिएंसी होती है डाइसैकेराइडेज की। जैसा कि नाम है डाइसैकेराइडेज, मतलब डाइसैकेराइड पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स। अब इनमें जो 3 हैं मेनली, उसमें है डेफिशिएंसी ऑफ सुक्रेज, डेफिशिएंसी ऑफ आइसोमाल्टेज एंड डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज। सुक्रेज जो रहेगा वो सुक्रोज पे एक्ट करेगा, आइसोमाल्टेज जो रहेगा वो माल्टोज पे एक्ट करेगा, और लैक्टेज जो एंजाइम रहेगा वो लैक्टोज पे एक्ट करेगा। तो ये तीनों जो डाइसैकेराइड्स हैं फूड में, उनके डाइजेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनकी जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब इन तीनों का ही डाइजेशन नहीं हो पाता, और इसीलिए उससे फिर जैसे सुक्रेज की डेफिशिएंसी होगी तो फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो पाएगा, माल्टेज की डेफिशिएंसी होगी तो माल्टोज से ग्लूकोज के 2 यूनिट्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे, और लैक्टेज से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये इन तीनों की डेफिशिएंसी देखी जाती है। और ये जो डेफिशिएंसी होती है इस डाइसैकेराइड एंजाइम्स की, तो उसके होने के कारण क्या क्या हैं। तो पहला तो कारण रहता है जो कंजेनाइटल डिफेक्ट, कि बाय बर्थ ही उनमें वो एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रॉब्लम देखी जाती है। दूसरा कारण ये रहता है कि GIT के जो कुछ डिसीजेस है, जैसे क्रॉन्स डिसीज़ है या सीलिएक डिसीज़ है, तो इन डिसीजेस में क्या हो जाता है कि जो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोजा है वो ही खराब हो जाता है, और इसलिए फिर एंजाइम फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तीसरा जो कारण है कि जीनेटिकली एक्वायर्ड, कि जीन्स जो रहते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, और वो चेंजेस एक्वायर किए हुए, मतलब बाय बर्थ नहीं, बाद में हुए, इससे भी ये कंडीशन हो सकती है। अब इनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस ये कॉमनली देखा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है डाइसैकेराइड्स के अलावा, इंटेस्टाइनल एंटेरोपेप्टाइडेज डेफिशिएंसी हो जाती है। एंटेरोपेप्टाइडेज, जिसको कि अपन एंटेरोकाइनेज भी बोलते हैं, ये जो एंजाइम रहता है डिओडिनम में तैयार होता है, और ये पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के ऊपर एक्ट करने वाला एंजाइम है। तो इसकी भी कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी होने के कारण यही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कारण देखा जाता है, और इससे भी प्रोटीन डाइजेशन अफेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो कारण है एक्चुअल में वो इंटेस्टाइन के अंदर के एंजाइम्स नहीं है, यहाँ पर लिखा है GIT एंजाइम्स, परंतु जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करने वाला है पैनक्रियाज, और वो पैनक्रियाटिक एंजाइम की भी कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि पैनक्रियाज से सभी तरह के एंजाइम्स तैयार होते हैं। अमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है, पेप्टाइडेज भी होता है।
तो जब किसी भी कारण से जैसे पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, मतलब उसमें इन्फेक्शन एंड स्वेलिंग हो जाए, या पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाए, तो ऐसे कई भी कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाए, तब उससे भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके कारण फिर ऑटोमेटिकली जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी है उसका डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, और उससे फिर माल एब्जॉर्प्शन डेवलप होगा। अब इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो सेम एज माल एब्जॉर्प्शन इसके भी सिम्टम्स रहेंगे, पेन होगा या क्रैम्प्स होंगे, इसी तरह से नौशिया, वोमिटिंग, फैटी स्टूल्स, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, डायरिया, वेट लॉस, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी एंड अदर जो भी सिम्टम्स अभी अपन लोगों ने बहुत सारे सिम्टम्स पढ़े जीआईटी के, वो सब सिम्टम्स इसमें देखे जाएंगे। अब इसकी यदि ये डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या रहता है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जिसकी भी डेफिशिएंसी है जिस एंजाइम की, तो उसका सब्स्टिट्यूट एंजाइम इंट्रोड्यूस किया जाता है, उस पर्सन में इंजेस्ट किया जाता है, और उसके कारण फिर ऑटोमेटिकली वो डिसीज़ कंट्रोल में रहती है। पर जब तक पता नहीं चलता तब तक उस पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं रहती है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है डाइटरी ट्रीटमेंट, जो कि लाइफ लॉन्ग चलेगा। और ये जो डाइटरी ट्रीटमेंट है, इसका यदि अपन प्रिंसिपल देखें कि क्या करना चाहिए इसमें, तो इसमें जो भी न्यूट्रिएंट जिसका डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं है, डेफिशिएंट अमाउंट में है, उस न्यूट्रिएंट को डाइट में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक तरह से नुकसान करेगा इसलिए, और उसका सब्स्टिट्यूट दिया जा सकता है, सप्लीमेंट्स भी उसके, या कहना चाहिए उसका जो सिंपल फॉर्म है वो उसको दिया जा सकता है। अब इसमें एडिक्वेट कैलोरीज होना चाहिए उस पेशेंट को, ताकि उसका बीएमआई कम हो जाता है तो वो उसके हिसाब से उसका देना चाहिए, यदि नॉर्मल है तो देना चाहिए। हाई फ्लूइड्स होना चाहिए, क्योंकि डायरिया भी उसमें रहता है। हाई इलेक्ट्रोलाइट्स भी होना चाहिए, हाई विटामिन्स होना चाहिए, लो फैट होना चाहिए, जैसे ट्यूटोरियल में बताया था मैंने वैसा एमसीटी वाला फैट, और नॉर्मल फाइबर होना चाहिए, इनसॉल्युबल फाइबर्स नहीं होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट में ही देना चाहिए, ताकि उसकी जीआईटी की मूवमेंट भी प्रॉपर हो सके। अब कैलोरीज कितनी देना, हाई फ्लूइड कितना देना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी हिसाब से इनमें ये सब चीज़ें दी जाती हैं। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जो रहते हैं वो उनको देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे सपोज करो किसी को लैक्टोज, सबसे कॉमनेस्ट जो देखी जाती है इन जीआईटी डिसीजेस में, एंजाइम डिसीजेस में, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है तो दूध और दूध से बने पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, है ना। वैसे ही यदि सुक्रेज की है तो उसमें सुक्रोज शुगर जिनमें है, मतलब फ्रूट्स भी इंक्लूडिंग, वो हनी, ऐसे सब चीज़ें इनमें अवॉइड करना पड़ती है ना। फिर वो चीज़ों का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहता है, पर वो एज ए सप्लीमेंट रहेगा न्यूट्रिएंट का, वो इसको दे सकते हैं। और वैसे ही अपने को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध नहीं दे रहे, दूध का प्रोडक्ट नहीं दे रहे, तो दूध के बदले, जैसे कई बार तो छोटे बच्चों को ही होता है कंजेनाइटल डिफेक्ट है, तो ऐसे समय में तो उनको जैसे सोया मिल्क है, पीनट मिल्क है, या और सब्स्टिट्यूट्स आते हैं, वो फिर उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर जो परमिटेड फूड है जीआईटी में, वो सब परमिटेड है, अवॉइडेड जो रहते हैं अदर देन पर्टिकुलर एंजाइम, वो वाला न्यूट्रिएंट नहीं दिया जाता, पर बाकी सब चीज़ें उनको नॉर्मल अमाउंट में देते हैं। वेल बैलेंस डाइट उनको देना चाहिए। तो इस तरह से इनके डाइटरी प्रिंसिपल और डाइट फॉलो किया जाता है। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई, जितनी भी डिसीजेस थी जीआईटी से रिलेटेड वो भी, और बाकी तो अपने क्लास में पढ़ी हुई हैं। अपने सिलेबस में बहुत सारी डिसीजेस है, इसलिए बहुत सारा कोर्स है अपना, अभी और अपने को पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट अपन जो क्लास लेंगे उसमें फिर एक तो मैं लूँगी जो रूटीन हॉस्पिटल डाइट है वो, पेरेंटल न्यूट्रिशन, काउंसलिंग वाला पार्ट ये बचा है अपना, तो ये फिर अपन नेक्स्ट क्लास जब लेंगे तब लेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को वैसे क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिए, जब अपन लोग मिलेंगे तो और उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। बाकी जो भी मैंने ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं वो सब आप फाइल भी तैयार करिए, क्योंकि अपना लॉकडाउन कब ख़त्म होगा पता नहीं है अभी, तो इसलिए आपकी फ़ाइल भी तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका जो सीसी का वर्क दिया है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, और उसमें आप जब काउंसलिंग करेंगे तब उस काउंसलिंग के जो भी आप चार्ट्स बनाओगे उसके साथ उसमें पिक्चर्स ज़्यादा रखो, जैसे कॉजेज़ बताते हैं या फूड्स अवॉइडेड बताते हैं, परमिटेड बताते हैं। तो जो भी काउंसलिंग जब करते हैं तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, और ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी पर्सन जो अट्रैक्ट हो उस चीज़ को देख के वैसा आप बनाइए।
उसकी लेटरिंग टेक्निक भी इम्पॉर्टेंट रहती है, मतलब आप लोग कैपिटल लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखो ताकि वो आसानी से पढ़ते आए। खूब ज़्यादा रिटन मटेरियल नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स हो और उसको फिर आप वर्बली डील कर सको। तो इस तरह से बनाइए, उसमें सैम्पल प्लान भी एक बनाइए ताकि वो सजेस्ट करेगा कि किस तरह का डाइट आपने दिया है। तो ये अपना डिसीजेस वाला जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब आज के दिन के लिए गुड बाय।